नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं अल्बिडो IAS चैनल। अल्बिडो शब्द जियोग्राफी से लिया गया है, चूँकि मैं जियोग्राफी विषय विशेषज्ञ हूं। हालांकि यूपीएससी के लिए कई सब्जेक्टों का जानकारी रखता हूं, जिसमें आज मैं करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश के PCS एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, 17 मार्च 2024 को होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए कहां से प्रश्न बनेगा, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं और आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरा का पूरा लाइन टू लाइन। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जो कठिन टॉपिक है इसमें हम लेते हैं COP 28 COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अभी हाल ही में ये पूछा जा सकता है COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो सम्मेलन हुआ है, अभी हाल ही में सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये सम्मेलन दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में, UAE। दुबई कहाँ पर है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का प्रसिद्ध शहर है दुबई। हालांकि UAE की राजधानी आबू धाबी है। तो इसमें सम्मेलन हुआ है कहाँ पर? दुबई में सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका सम्मेलन पूछा जा सकता है दुबई में। ये कब हुआ है? सम्मेलन कब हुआ है? ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। दिसंबर 2023 में चलता है। डेट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जानिए 30 नवंबर से शुरू होता है और 13 दिसंबर तक चलता है। ये डेट नहीं पूछा जाएगा। 30 नवंबर से शुरू होता है, 13 दिसंबर तक चलता है। हालांकि ये जो डेट था 12 दिसंबर तक ही चलने को था, 12 दिसंबर तक ही चलने को था, लेकिन 13 दिसंबर तक चलता है। ये 13 जो दिसंबर है, आपको संविधान में एक और यहाँ मिलेगा, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो यहाँ पे 13 दिसंबर 2023 तक चलता है। हालांकि 12 दिसंबर तक ही प्रस्तावित था, एक दिन बढ़ा दिया गया है किन्हीं भी कारणवश से। तो 13 दिसंबर 1946 में अगर एक घटना देखेंगे भारतीय संविधान में, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। यहाँ पे आप जान जाइए, पढ़े हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। जो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था सर्वसम्मति से, और उसी के बाद में अनेक समितियां बनी थी। चलिए हम वापस आते हैं। तो COP 28 का सम्मेलन 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलता है। कहाँ पे होता है? दुबई में। दुबई जान गए हैं, UAE में है। अध्यक्षता कौन किया होंगे? यहाँ के जो दुबई के यानी कि UAE के जो सुल्तान हैं। तो सुल्तान कौन है? अध्यक्षता किसने किया है? दुबई में हुआ सम्मेलन है, और अध्यक्षता किसने किया होगा? अध्यक्षता तो यहाँ के सुल्तान ने किया होगा। किसने किया होगा? सुल्तान। तो डॉक्टर कौन ने, क्या नाम इनका है? इनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। हालांकि ये पूछने की संभावना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए समझ जाइए। तो अब ऐसा भी नहीं कि पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये जानना है कि COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 दुबई में हुआ है सम्मेलन, इतने के बीच में हुआ है। अध्यक्षता यहाँ के सुल्तान ने किया है, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर इनका नाम है, पूरा नाम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहीं पे एक चीज जान चाहिए और कि ये COP 28 हुआ है, तो COP 29 जो है, COP 29 ये कहाँ पर होगा और कब होगा?
COP 29 जो होगा ये 2024 में होगा, COP 29 2024 में होगा। और ये अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता अजरबैजान कर रहा है। अजरबैजान अध्यक्षता करेगा 2024 में अजरबैजान। हालांकि ये अध्यक्षता की जिम्मेदारी आर्मेनिया को दिया गया था, आर्मेनिया ने इनकार कर दिया। आर्मेनिया ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया होगा? उसकी कुछ अपनी उसकी आर्थिक समस्या रही होगी, कोई समस्या रही होगी, आर्थिक मुख्य रूप से समस्या, मैनेजमेंट ना कर पाना। तो अगर ये पूछा जाए COP 29 का शिखर सम्मेलन जो 2024 में होने वाला है किसको दिया गया था जिसने इनकार कर दिया? तो ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया ने इनकार कर दिया, यूरोप का ही देश है। और अब कौन कर रहा है? अजरबैजान अध्यक्षता करेगा, पूर्वी यूरोपीय देश के समर्थन से। ये अब दूसरी चीज यहीं पे ये भी पूछा जा सकता है आगे, COP 29 के बाद में क्या हो जाएगा? COP 30। ये कब होगा? 2025 में। COP 30 2025 में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है, ब्राजील। और ब्राजील करेगा कहां पर करेगा? अमेजन में। ब्राजील करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता ब्राजील करेगा 2025 में। COP 29 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा 2029 में। यहां तक क्लियर हो गया। 2023 की अध्यक्षता दुबई ने किया है, दुबई में किया गया है। और 29 की अध्यक्षता 24 में होगा, अजरबैजान करेगा, जबकि आर्मेनिया को दिया गया था, इसने इनकार कर दिया। और 2025 का जो COP 30 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये होगा, ये ब्राजील करेगा अमेजन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्राजील के साथ साथ अमेजन की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे एक मुद्दा यहीं पे आएगा, इस जो सम्मेलन हुआ दुबई में, इसका मुख्य बिंदु क्या रहा है, इस पे हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद में अब 2023 का है COP 28, इसका मुख्य बिंदु क्या रहा है? इसी में देखिए, मुख्य बिंदु की अगर बात करें, इसमें कहा गया जो जैव ईंधन है, जिसमें कोयला है, डीजल है या जीवाश्म ईंधन है, तो ये जीवाश्म मुख्य रूप से जैव ईंधन की बात क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन जो है इसकी खपत को कम करना है। जीवाश्म ईंधन की खपत को क्या करना है? ईंधन की खपत को जो है कम करना है। खपत को कम करना है। साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, उनके लिए साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चरिंग को लाना है, कैप्चरिंग को के पावर को बढ़ाना है। ये भी इसमें बात कहा गया है। और साथ में ये कहा गया है 2050 तक, मेन बिंदु 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन जो है उसको क्या करना है? उसको कम करना है, शुद्ध करना है। शुद्ध मतलब उत्सर्जन को क्या करना है? शून्य करना है। कम करने का मतलब क्या? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बजाय क्या लिख सकते हैं? शून्य करना। मेन शब्द ये है शून्य। कब तक है? 2050 तक है। और शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को क्या करना? शून्य करना।
हालांकि 2030 तक इसमें अगर बात करेंगे 2030 तक इस कार्बन उत्सर्जन को कम लाना है, कम दायरे में लाना है। और साथ में इसमें एक बिंदु और लाया गया है कि विकासशील जो देश हैं, विकासशील देशों के लिए हानि और क्षति ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए हानि और क्षति एक कोष का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? हानि और क्षति एक कोष का प्रावधान किया गया है। इसमें विश्व बैंक, एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियाई विकास बैंक और साथ में एशियाई विकास अवसंरचना करके है, विकास बैंक है, इन सब की सहमति से इसमें जो हरित कोष है, हरित कोष एक लाया गया था। तो हरित कोष के लिए पुनः जो है, हरित कोष के लिए पुनः 3.5 अरब रुपए की फंडिंग करना, फंड देना, उसको भरना है दोबारा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में ही एक और पॉइंट लाया गया है, ग्लोबल रिवर माने सभी लोग जान रहे हैं नदी होता है, ग्लोबल माने वैश्विक स्तर पर। ग्लोबल रिवर एलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस, सिटीज एलायंस ये एक नया शब्द आया है, ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस। ये COP 28 में ही आया है। COP 28 के पहले दिन ही इसे अपना लिया गया है, पहले दिन ही इसे अपना लिया गया है। इसमें क्या है, विश्व के कई ऐसे शहर जो नदी किनारे हैं, उनको संरक्षित करने का, उनको संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण में लाने की आवश्यकता है। इसमें भारत के 142 नदीय शहर हैं, यानी कि ऐसे शहर जो नदी किनारे हैं, 142 शहर हैं, रखे गए हैं, जिसमें एक ग्रेडिंग करते हुए कुल 11 देशों में, एक ग्रेडिंग करते हुए कुल 11 देशों में लगभग 275 प्लस से अधिक ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस में शामिल हो गए हैं और इसको मान्यता दे दिया गया है। यहाँ तक एक पॉइंट है। दूसरा चीज, अब इसमें ये पूछ सकता है भारत में इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं, तो हो सकता है पूछा जा सकता है 142 शहर हैं, 142 शहर। अगर विश्व की बात करें, इतना भारत में है। अगर विश्व की बात करें तो 275 प्लस है, ये पूरे विश्व से है। अब भारत का 1-2 शहर होता तो याद करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 होता याद करते हैं, इतना नहीं याद करने की आवश्यकता है। हालांकि इतना ही केवल जानना है, इसका क्या है, इसी में आया है, COP 28 में ही लाया गया है। एक चीज और इसमें जानना है, ये जो हरित जलवायु कोष आया है, जिसमें अभी हमने बताया 3.5 अरब, वो रुपया नहीं डॉलर था, इसी COP 28 में आया है। इसका नाम है हरित जलवायु कोष, हरित जलवायु कोष। ये जो हरित जलवायु कोष है, इसमें 3.5 अरब डॉलर का निवेश की बात कहा गया, का पुनः इसमें रखने की बात किया गया, निवेश की बात किया गया है कि इसमें निवेश किया जाए।
निवेश किया जाए। इसमें एक चीज और जानना है, इसी COP 28 में एक मुख्य पॉइंट और भी जानना है कि ग्लोबल, एक पॉइंट और आया है, ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट ठीक है, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। तो ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है, इसी को शॉर्ट में GST भी बोलते हैं। हालांकि वो GST अलग है, जो 1 जुलाई 2017 को आया था, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, दोहरा कर है, वो अलग चीज है। ये GST यहाँ भी इसके लिए है, ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है, एक नया टर्मोलॉजी शब्द इसमें आया गया है। इसके तहत जो है, जो वैश्विक तापन है, वैश्विक तापन का मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिनों दिन पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देना है, इसमें इतने जानना है, इतने वैश्विक तापन को इतने तक ला करके इतने पे सीमित कर देना, इससे कुल मिला के आगे बढ़ने नहीं देना है। और नहीं तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। और इस तापमान के बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? GHG, ग्रीन हाउस गैसें। और ग्रीन हाउस गैसें आती हैं कई कारणों से, जिसमें मेन कारण अगर देखा जाएगा तो जीवाश्म ईंधन। तो इसका कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन। इसका मतलब जीवाश्म ईंधन के खपत को, जीवाश्म ईंधन इसका कारण है, इसका मतलब इसके खपत को जो है, इसके खपत को क्या करना है? कम करना। खपत को कम करना है, इसके जीवाश्म ईंधन के खपत को। और कम करने से तो हमारा ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कैसे होगा? ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या होगा? हमको एक नया यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा लाना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा लाना होगा। और नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब एक इसमें नया चल रहा है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार भी, आम जनता भी जोर दे रही है। बिजली के बिल को भी उसमें राहत मिलेगा। सौर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा जोरों पर है और सौर ऊर्जा इको फ्रेंडली है। बिजली की बचत भी बचाएगा, इनकम भी लोगों का बढ़ेगा, खर्च बचाएगा। तो इस तरीके से COP 28 का एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है। इससे ज़्यादा COP 28 में पूछे जाने की संभावना नहीं बनती है, केवल इतना ही पूछा जाता है। मेन चीज़ ये जान जाइएगा, जीवाश्म ईंधन को क्या करना है? कम करना है। और इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या जल ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं को, या हाइड्रोजन से चलने वाली ऊर्जा, जैसे हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो इन पर जो है मुख्य रूप से केंद्रित होता है। इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी पर हम रोक देते हैं। धन्यवाद।